अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 4th लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में। लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मैट्रिक्स के रो और कॉलम वेक्टर्स किस तरीके से हम लिखते हैं। और हमने ये देखा कि भाई वेक्टर्स आर एन में हम जो है वो मैट्रिक्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं। मतलब अगर ये आपके दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए वेक्टर, सही है। मैट्रिक्स के हिसाब से अगर इसको इस तरीके से लिखें, वैसे इसमें अगर वेक्टर हम पहले शुरू में कैसे लिख रहे थे 1x2 अप टू xn। सो ये भी आपका वेक्टर है, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। इसमें अगर पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो पॉइंट्स को इस तरीके से लिख रहे थे x1 x2 अप टू xn, सही है। इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, पर वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। और मैट्रिसेस सीखने के बाद हमने कहा कि भाई वेक्टर को ऐसा हम कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसको हम रो वेक्टर भी लिख सकते हैं। कॉमन नहीं आएंगे, फिर सिर्फ इस तरीके से x3 और आप xn, इस तरीके से आप रो वेक्टर के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मतलब वेक्टर को आप इस तरीके से या इस तरीके से ज़ाहिर करें आर एन में तो कोई भी फ़र्क नहीं है, पर हम मोस्टली इस तरीके से कॉलम वेक्टर के हिसाब से इसको लिखेंगे। ये हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये आपको पता चल जाएगा। इस लेक्चर में हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम जनरलाइज सिस्टम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी सिस्टम है 2x + 3y = 10 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 5 फॉर एग्जांपल। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मतलब आप x और y की वैल्यू मालूम करेंगे और x और y ये क्या हो जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही जगह पे। इसमें भी अगर x और y की वैल्यू पुट करें, इसमें भी पुट करें, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो इस चीज़ को आप उसका सॉल्यूशन कहेंगे। अब नोट करें कि कोई भी सिस्टम हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप x के कोएफिशिएंट लिखें, यहाँ पे इसका 1 कोएफिशिएंट और यहाँ पे आप y के कोएफिशिएंट लिखें 3 और ये -1, और इसको आप इस तरीके से x y = 10 and 5 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब इनको क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर आपके पास ये वापस इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम उसके वेक्टर फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में से आप इक्वेशंस पे भी इस तरीके बना सकते हैं। आप देखें अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2x प्लस इसको इसके साथ 3y और दूसरा रो, अब तो ये दूसरा रो नहीं कॉलम नहीं है तो फिर दूसरी रो स्टार्ट करेंगे तो x - y हो जाएगा, ये आपके पास मैट्रिक्स बचेगा। दिस इज इक्वल टू 10 and 5। अब दो मैट्रिसेस आपस में बराबर होते हैं तो आप बराबर करेंगे तो आपके पास वापस ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप जो है वो इस मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको आप कहते हैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मिला हुआ हो या आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला हो तो दोनों उसमें सेम चीज़ है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये वाला जो है हमारा अननोन मैट्रिक्स है, या इसको आप अननोन वेक्टर भी कह सकते हैं, वेक्टर। ठीक, क्योंकि बिकॉज दिस इज कॉलम मैट्रिक्स तो हम इसको वेक्टर भी, ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट वेक्टर, सही है। अगर सिंगल कॉलम का आपका मैट्रिक्स होगा तो हम उसको वेक्टर कहेंगे, सही, ये चीज़ नोट करना। सिंगल कॉलम मैट्रिक्स मतलब दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए वेक्टर। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं तो ये वेक्टर आपका R2 में से होगा। अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे तो फिर उस हिसाब से आपके उस Rn में होंगे। तो जनरली आप लिख सकते हैं किसी भी सिस्टम को Ax = B। यहाँ पे आपके ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स और ये आपका सॉल्यूशन वेक्टर, मतलब ये कांस्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो कोई भी सिस्टम आपको है मिला हुआ तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मैट्रिक्स और ये सॉल्यूशन वेक्टर और ये आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट वेक्टर। तो जनरली आपके पास सिस्टम जो है इक्वेशंस का कुछ इस तरीके से मिला हो सकता है, मतलब जनरली हम उसको लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके पास सिस्टम है जिसमें m अननोन्स हैं और n इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये n इक्वेशंस है, मतलब 1 2 3 अप टू n, और यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो m है, और आपके यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, जितने आपके पास रो होंगे मतलब जितने भी इक्वेशंस होंगे उतने अलग अलग कांस्टेंट्स होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से Ax = B। यहाँ पे आपका a जो है वो किसके बराबर होगा, a बराबर होगा आपके इसके A11 A12 अप टू A1m, ये फर्स्ट अननोन का और कोएफिशिएंट, और इस तरीके से, और नीचे आप लिखेंगे A21 और इस तरीके से AN1, और आप आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ANM। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, सही, और आपका जो x है वो बराबर हो जाएगा इसके
वेक्टर x1 x2 अप टू xm, सही, क्योंकि m आपके पास अननोन है तो ये वेक्टर भी आपका क्या होगा, Rn में होगा, सही है। ये Rm में जितने आपके अननोन्स होंगे उतना यहाँ पे m आएगा। और ये जो तीसरा का मतलब बी मैट्रिक्स है आपका, या बी कॉलम वेक्टर जो है, उसमें आपके पास आएंगे b1 b2 अप टू bn। और ये किस में होगा, ये आपका Rn में होगा, ये वेक्टर Rn में। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो आपस में बराबर है। तो जनरली आप कोई भी सिस्टम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास सिस्टम सर्विस तरीके तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ये कांस्टेंट वेक्टर होगा और ये आपका सॉल्यूशन वेक्टर होगा। हर सिस्टम में आप जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं उसका, अगर कोई भी आपके पास सिस्टम है इस तरीके से, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो ए बी इस तरीके से हम लिखेंगे उसके सिंबल। और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसके A11 A12 अप टू A1m और नीचे AN1 AN2 और आपका ANM। और यहाँ पे बीच में आप जो है वो एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद जो है वो आप B1 B2 अप टू BN लिखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये सीधी लाइन है, सही है। बीच में आप देंगे कॉन्स्टेंट्स अलग करेंगे और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपके पास जो है इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। अब अगर आपके पास सिस्टम मिला हुआ है इक्वेशंस के हिसाब से, तब भी आपका वो सिस्टम ही कहलाएगा। अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला हो डायरेक्टली, तो वो भी करस्पॉन्डिंगली किसी न किसी सिस्टम का ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। तो सवाल अगर आ जाए कि भाई सॉल्व द सिस्टम और इक्वेशन दी गई हो, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिए गए हो, या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अलग से और कांस्टेंट मैट्रिक्स वेक्टर अलग से आपको दिया गया हो, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम ही होंगे, सही है। तो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स जो है, ओ सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो आपके तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो आप उससे वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वापस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और कांस्टेंट वेक्टर है तो उससे आप फिर से सिस्टम बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला हुआ है, जिसकी आप देख सकते हैं कि भाई ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका, और ये कांस्टेंट वेक्टर है उसका। और कह रहे हैं कि इसकी सॉल्यूशन मालूम करें जो करस्पॉन्डिंग इसका सिस्टम होगा। तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सिस्टम बना सकते हैं, और ये वाले जो है वो x1 के, x2 के, x3 के, मतलब अलग अलग जो वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट्स होंगे। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 0 है, तो इस इक्वेशन में आपके पास 0 मतलब x1 नहीं होगा, और यहाँ पे x2 का और x3 का, और ये कांस्टेंट टर्म है। और तीसरी जो इक्वेशन है उसमें x1 और x2 का सब दोनों का कोएफिशिएंट 0 है, तो मतलब इस इक्वेशन में ना x1 होगा ना x2 होगा, सिर्फ x3 होगा, सही। तो इस सिस्टम को हम वापस अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये इसके इक्वलेंट है, या इसके बराबर है, या सेम ही है। 5 -5 x1 माइनस x2 प्लस 3 x3 इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि 0 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 5 x3 इज इक्वल टू 8, सही है। पहले कॉलम वाले जो हैं आपके वो x1 के हैं, दूसरे वाले x2 के, और तीसरे वाले x3 के कोएफिशिएंट्स। और तीसरे रो में से हमें पता चल रहा है कि 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू -4। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन मालूम करने को अगर पूछा गया, मतलब इनडायरेक्टली इसका सॉल्यूशन पूछने की हमें कहा गया। अब ये 0 0 है, लास्ट इक्वेशन में आपके पास ये सिस्टम काफ़ी अच्छे नमूने से मिला हुआ है। यहाँ से आराम से आप जो है वो इस इक्वेशन में से x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा, तो ये -2 के बराबर है। और अगर इस -2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे x1 नहीं है, इसमें 0 है, तो अब x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब ये जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3, और x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x2 प्लस 5 x3 आपका -2 के बराबर है, इज इक्वल टू 8, ये 8 के बराबर। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू, x2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x2 इज इक्वल टू, ये -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो x2 जो है वो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 6, सही। अब x3 और x2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो -5x1 माइनस x2 जो है वो 6 है, और प्लस 3x3 आपका -2 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3। और यहाँ से आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो आएगी -3, सही है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिला, ये आपके पास x1 मिला, और ये x2, और ये एक आपके पास x3। तो जो सॉल्यूशन सेट हो आपके पास, या सॉल्यूशन वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा, -3 मतलब x1 की वैल्यू,
और माइनस और अपना x2 की वैल्यू दिस इज 6 और x3 की वैल्यू -2। तो ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन सेट है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, या जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है। सही है, यहाँ पे आपने देखा कि कितना आसानी से हमें बेक सब्स्टिट्यूशन करके, इसको कहते हैं, ये जो प्रोसेस हमने किया, एक वैल्यू मिला और वापस हमने उसमें डाले तो उसको कहेंगे बेक सब्स्टिट्यूशन। बेक सब्स्टिट्यूशन करके हम लोगों ने इसको वापस दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम की। तो ये जो सिस्टम है हमारा काफ़ी इजी तरीके से मिला हुआ था। अगर सारे के सारे सिस्टम इस फॉर्म में मिले हो तो हम फेक बेक सिस्टम बेक सब्स्टिट्यूशन करके वापस सारे के सारे वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं जो अननोन्स के हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अब इसको किस तरीके से हम सारे, अगर कोई आपके पास सिस्टम मिले तो हम इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ये जो फॉर्म है हमारा, इसको हम जो है एचलॉन फॉर्म कहते हैं, एचलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है एचलॉन फॉर्म में है और इसीलिए ये जो है वो बेक सब्स्टिट्यूशन करके हमने आसानी से मालूम कर लिया इसका सॉल्यूशन। अब सिस्टम कोई भी मिला हुआ हो, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिला हुआ हो, यहाँ सिस्टम मिलेगा तो उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर एचलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हम बेक सब्स्टिट्यूशन करके आराम से सब अननोन्स के वैल्यू मालूम कर सकते हैं, सब वेरिएबल्स के वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब कोई भी सिस्टम है तो उसको एचलॉन फॉर्म में किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 ऑपरेशन होती हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे पास ये 3 है। किसी भी मैट्रिक्स में, सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम उस पर ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर सकते हैं। एक तो हम कोई भी 2 रोज हैं वो इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब आयत और जेथ रो जो है, रो वेक्टर, हमारे हर वेक्टर की रो वेक्टर भी होते हैं और कॉलम वेक्टर भी होते हैं, यहाँ पे रो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। आयत रो और जेथ रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी जगह पे वो और उसकी पहले वाले की जगह पे दूसरी वाले रखेंगे। और दूसरी ऑपरेशन जो है वो हम किसी भी रो के साथ नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर उठाएं और सारी की सारी रो के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये भी एक हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। और तीसरी आपके पास ये है कि आप किसी भी जेथ रो उठाएं, उसको अल्फा टाइम मल्टीप्लाई करें और आयत के रो के वेक्टर के उसमें ऐड कर दें। सही, तो ये 3 ऑपरेशंस जो है हमारे पास, इनको कहते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर इसमें हम फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज करें तो उसको लिखेंगे इस तरीके से कि भाई रो 1 को इंटरचेंज करें रो 2 में से, तो ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमारे पास वो रो इक्वलेंट होगा, बराबर नहीं होगा इसके। ये जो नया मैट्रिक्स इसका, हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो चेंज किया, मतलब फर्स्ट रो की जगह पे आप सेकंड रो रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये सेकंड रो थी, अब फर्स्ट रो होगी, और फर्स्ट रो जो है वो सेकंड रो की जगह पे आ गई, मतलब ये फर्स्ट वाली अभी सेकंड वाली, बाकी जो थर्ड रो है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये आपके पास इसका रो इक्वलेंट हो गया, इसको कहेंगे रो इक्वलेंट। ये मैट्रिक्स इसके बराबर नहीं है, ये उसका डिफरेंट मैट्रिक्स हो गया, पर ये इसके रो इक्वलेंट है, क्योंकि हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करके फिर वापस उसी सेम मैट्रिक्स पे आ सकते हैं। दूसरी रो ऑपरेशन हम ये भी कर सकते हैं कि भाई R2 में R1 ऐड कर दें फॉर एग्जांपल, तो ये मैट्रिक्स जो है इस पर भी कर सकते हैं, हम इस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में हम ये रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो आपके पास नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी आपका रो इक्वलेंट होगा इस मैट्रिक्स के। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में R1 जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो R1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हम सेम रखेंगे। अब जो है R2 उसमें हम R1 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये 1 जो है इस 4 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5, ये 2 जो है वो इस 5 में ऐड हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 इस 0 में ऐड होगा तो ये 3 होगा। तो आपके पास, और जो थर्ड रो है उसको सेम टू सेम रखेंगे इस तरीके से जो है। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला ये इसके रो इक्वलेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने करना है, R3 में प्लस करना है 5R2, सही है, हमने क्या करना है R3 में चेंज करनी है अभी, और क्या करना है R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर R3 में ऐड करना है, तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ रो इक्वलेंट। अब ये ऑपरेशन अगर इस पे चले हम लोग, सही है, पहले वाले पे नहीं, इस पे चले, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसके इक्वलेंट होगा, ये इसके इक्वलेंट है, तो अल्टीमेटली ये भी इसके रो इक्वलेंट होगा। अब देखते हैं कि ऑपरेशन, क्योंकि पहले वाले रो में हम कुछ नहीं कर रहे तो वो वापस हमने सेम रखा। अब दूसरे वाला रो जो है उसमें भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी हमने सेम रखा। तीसरे वाले रो में हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 0 तो 35। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये आपके पास नया मैट्रिक्स मिला जो इसके रो इक्वलेंट है और ये इसके रो इक्वलेंट है, तो ये तीनों आपस में रो इक्वलेंट है। सही है, 2 मैट्रिसेस रो इक्वलेंट तब होते हैं जब आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ये 3 ऑपरेशन करके चेंज कर सकें, तो उनको हम रो इक्वलेंट कहेंगे।
अब सिर्फ यही 3 रो ऑपरेशंस क्यों, और क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों ऑपरेशंस जो है इनको करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम मिला हुआ है ये, मतलब ये आपका सिस्टम है जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आपका सिस्टम है, और आप इसने इस पे जो है वो रो ऑपरेशन अप्लाई किए, तो आपके पास नया मैट्रिक्स मिला। फॉर एग्जांपल वो आपका चेंज हो गया बी या एश, और यहाँ पे कोई सी आ गया सपोज, मैं इसको रो ऑपरेशन किए तो यहाँ पे आपके पास आ गए, और मज़ीद करते जाएंगे ताकि हमारा ये जो है वो एचलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। एचलॉन फॉर्म में आपका ये मैट्रिक्स जो है आपने पहुंचा दिया। तो अभी एचलॉन फॉर्म में है, तो अभी आपने लास्ट टाइम देखा एग्जांपल में कि हमने उसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करके आराम से सॉल्यूशन मालूम कर लिया। तो रो ऑपरेशन करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में रो ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स मिला इसके सॉल्यूशंस और इस इक्वल इसके जो पहले वाला आपके पास सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस दोनों सेम होंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं हो, सॉल्यूशन सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये मैट्रिक्स सेम नहीं है, ये रो इक्वलेंट अगर दो मैट्रिसेस होंगे तो उनके सॉल्यूशंस सेम होंगे। मतलब जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर आप सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, तो उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने दूसरे रो ऑपरेशन करके दूसरे मैट्रिक्स में चेंज किया, तो ये रो ऑपरेशन करने से ये उनके सॉल्यूशंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक थ्योरम है जो हम प्रूव कर सकते हैं, इट इज़ ईजी, पर आप अभी उसको थ्योरम को प्रूव नहीं कर रहे, पर ये चीज़ आप जो है वो याद रख लें। ये मैं चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि भाई अगर ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है किसी भी सिस्टम का, और आपने उस पर रो ऑपरेशन अप्लाई किए, और आपने दूसरा एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रो ऑपरेशन के जरिए मालूम किया, तो इसके और इसके सॉल्यूशंस जो होंगे करस्पॉन्डिंग टू दीज टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो आपके पास सिस्टम होगा उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे। सही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और आप क्या कर रहे हैं, आपको उसको रो ऑपरेशन करके बहुत ही इजी फॉर्म में लेके आए, जैसे लास्ट टाइम हमारे एग्जांपल में था, और बैक सब्स्टिट्यूशन करके हमने सॉल्यूशन मालूम कर लिया, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये मैट्रिक्स जो है वो उस फॉर्म में चला जाए। और मोस्टली हम किस फॉर्म में लेके आते हैं, वो एचलॉन फॉर्म में लेके आते हैं। वो हम देखते हैं कि एचलॉन फॉर्म क्या होता है। एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स जो है वो एचलॉन फॉर्म में होगा अगर उसके सारे के सारे ज़ीरो रोज़ जो हैं वो बॉटम में हो, मतलब उसके जो ज़ीरो रोज़ मतलब सारे के सारे जिनकी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो। एक भी अगर आपका नॉन ज़ीरो होगा तो वो नॉन ज़ीरो रो होगी। सही, सारे के सारे ज़ीरो रोज़ जो है वो मतलब आखिर में रखे हों। और दूसरी कंडीशन कह रही है कि आपका जो फर्स्ट आपका नॉन ज़ीरो एंट्री है ईच रो में, मतलब उसको पिवट पोजीशन कहते हैं, पिवट कहते हैं। हर रो में जो नॉन ज़ीरो एंट्री पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो हमेशा जो उसके अबो वाली रो हो उसके नॉन ज़ीरो एंट्री जब पिवट एंट्री से राइट में हो। मतलब कोई भी आप रो देखें तो उसकी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो उसके ऊपर वाली जो रो होगी उसके राइट में हो, मतलब उसके नॉन ज़ीरो एंट्री के राइट में हो। ये मैट्रिक्स देखें, ये मैट्रिक्स क्या एचलॉन फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि इसकी जो ज़ीरो रो है वो आपकी सेकंड में है, मतलब बॉटम में नहीं है। इसके नीचे रखेंगे तो फिर इसका जो है वो एचलॉन फॉर्म कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम R2 और R3 को इंटरचेंज करें तो फिर ये आपका जो नया मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट मिलेगा, तो ये आपका 1 3 2 0 0 1 और ये 0 0 0, ये आपका एचलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। सही है, ये इसके बराबर नहीं है पर ये इसके रो इक्विवेलेंट है, ये याद रखिएगा, स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। अब ये एचलॉन फॉर्म में है क्योंकि सारे ज़ीरो रोज़ जो हैं वो आपकी बॉटम में आ गई, और इसकी सारे के सारे वो फॉर एग्जांपल पहली वाली रो देखें तो उसका नॉन ज़ीरो एंट्री है, इसके ऊपर रो नहीं है, तो इसको मतलब अंडरस्टूड है कि ये राइट में है। और इसके नीचे वाले देखें जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है वो ये है, तो ऑफकोर्स ये इसके राइट में ही है। ठीक है, तो ये आपका एचलॉन फॉर्म हुआ। अब ये मैट्रिक्स देखें, ये मैट्रिक्स जो है आपका क्या ये एचलॉन फॉर्म में है, इसके बॉटम में है, सारे के सारे जो ज़ीरो रोज़ हैं वो बॉटम में है ऑफकोर्स, पर इसका जो नॉन ज़ीरो एंट्री है ये वाली, ये उसके ऊपर वाली जो आपकी रो है उसका नॉन ज़ीरो एंट्री के राइट में नहीं है, ये यहाँ पे ही है। तो इसको हम अगर रो ऑपरेशन चले, फॉर एग्जांपल ये वाली रो ऑपरेशन चले हम R2 में अगर हम माइनस कर दें 1/2 मल्टीप्लाई करके R1 के साथ, तो फिर आपका जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा इसके। हमें क्या करना है, R2 में R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये R1 आपका सेम रखेंगे यहाँ पे, और इसको अगर 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब अगर 1/2 को इसमें से करेंगे तो ये आपका 2 बचेगा, और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी 1 बचेगा।
और यहाँ पे 0 है 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे तो वापस 2 सेम ही आएगा, और नीचे वाली रो जो है वो सेम टू सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखें आप कि ये वाला जो है इसका, उसके आगे वाली जो रो है उसका नॉन ज़ीरो जो एंट्री है उसके राइट में है, सही है। हर आने वाली जो रो होगी उसकी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हो वो ऊपर वाली रो के जो फर्स्ट 0 9 एंट्री है उसके राइट में होगी, तो ही एचेलॉन फॉर्म में। अब ये देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये अब आपके एचेलॉन फॉर्म में है। ये मैट्रिक्स देखें, क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है? जी, ये एचेलॉन फॉर्म में है। सारी के सारी 0 रोज़ जो है वो ये आपकी नीचे है बॉटम में, और इसका दूसरा कंडीशन है कि कोई भी आप रो उठाएं तो उसका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो उसके ऊपर वाली जो नॉन ज़ीरो एंट्री है रो की उसके राइट में है। अब ये देखें, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे है फर्स्ट रो में, तो ये इसके राइट में है। ये चीज़ पहले वाले की चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर रो नहीं है, तो दिस इज़ फर्स्ट पिवट पोजीशन, मतलब इसकी पिवट पोजीशन ये है पिवट, और इसका पिवट ये है। तो ये पिवट जो है पहले वाली रो के पिवट से राइट में है, तो ये भी आपका एचेलॉन फॉर्म में ही है ऑलरेडी। ये मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स डी, क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है? इसकी पहली कंडीशन है ये जो 0 रो है वह बिल्कुल बॉटम में है, और नॉन ज़ीरो रोज जो है क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है? पहली को तो छोड़ेंगे, आप दूसरी वाली देखें, इसका पिवट पोजीशन जो है पिवट ये है, क्या ये इसके पहले वाली जो रो है उसके पिवट से राइट में है? हाँ है, सही है। आप तीसरी वाली देखें, ये पिवट है, तो क्या ये दूसरी वाली जो रो है उसके पिवट के राइट में है? हाँ है, सही है। तो ये आपका एचेलॉन फॉर्म में है ऑलरेडी। इस तरीके से हम मैट्रिक्स जो है वो अगर इस मतलब होगा तो हम उसको कहेंगे दिस इज इन एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म में आने के बाद जो है अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें तो फिर हम आराम से उसके सॉल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, इसमें हमको कहा गया कि इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करें। अब एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना मतलब आप रो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे एचेलॉन फॉर्म में, जो एचेलॉन की हमने डेफिनेशन लिखी। तो रो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये एक प्रोसेस है, सही है। एक प्रोसेस आप जो है वो कंप्यूटर भी को भी दे सकते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन दे के भाई अब मैट्रिक्स ये है और इस पर ये आप अपना प्रोसेस अप्लाई करो, आखिर में जब एचेलॉन फॉर्म आ जाए तो उसको ख़त्म करो। तो ये मतलब सीधा सीधा एक प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करेंगे तो आपका मैट्रिक्स जो है वो आपके एचेलॉन फॉर्म में आ जाएगा। प्रोसेस क्या है कि आप देखें कि पहले जो आपका फर्स्ट रो का नॉन ज़ीरो है एंट्री, जैसे यहाँ पे ये 2 है, अब उसके नीचे सारे के सारे 0 होने चाहिए। इनको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रो ऑपरेशन है, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 0 करने के बाद यहाँ पे ये चौथा वाला जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो फिर हम दूसरी रो में आएंगे, फिर उधर देखेंगे कि जो नॉन ज़ीरो एंट्री है आपकी, फिर उसके नीचे जो है वो सारे के सारे 0 करेंगे, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता जाएगा जब तक आपका एचेलॉन फॉर्म नहीं आ जाता। तो पहले हम 2 रो ऑपरेशन चल रहे हैं, वो कौन सी? R2 में से आप R1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और दूसरी आपके पास जो ऑपरेशन है वो है R3 में से माइनस करें 2R1। अब इसको R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी 0 है तो इसको मजीद नहीं कर सकते, तो फिर नया जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास रो इक्विवेलेंट होगा कुछ इसके बराबर, क्योंकि पहली रो में हम कोई फ़र्क नहीं कर रहे, तो इसमें वही रखेंगे जो पहले हैं उसके 2 -2। अब इसको इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे 2 है, ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -4 है, -4 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा आपके पास, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब -4 है, उसमें से -2 करेंगे, -2 करेंगे तो ये बाकी बचेगा आपके पास -2, ये +2 हो जाएगा, और बाकी आपके पास यहाँ पे -2 बचेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स ओवर। और दूसरी ऑपरेशन जो है वो है कि R1 में आप 2 मल्टीप्लाई करके फिर R3 में से माइनस करें। अब इसको 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -4 0। और अब यहाँ पे देखें, इसको 2 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8 को -8 में से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 -4 करेंगे तो बाकी बचेगा -1, सही। और आखिर वाला -2 बचा है, -2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और -2 -2 करेंगे तो +2 बचेगा यहाँ पे, सही। अब लास्ट वाली रो में क्योंकि हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे तो वो एज इट इज़ रखेंगे -1 और 2। ये आपका ये 2 रो ऑपरेशन चलने के बाद ये आपके पास नया मैट्रिक्स मिला है। ये अभी भी रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, सही है। तो पहले आपकी ये जो 0 एंट्री है, नॉन ज़ीरो एंट्री है वो यहाँ पे है, अब ये दूसरी रो में वो उसके राइट में आ गई है, सही। ये आपका कंडीशन। अब इसकी तीसरी रो जो है उसकी जो दूसरी एंट्री है मतलब वो इसके राइट में होनी चाहिए पिवट के,
सही है, दूसरी रो का जो पिवट है, अब ये जो है वो इधर मतलब 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, सही है। और इसके नीचे वाला भी आपके पास 0 होना चाहिए, उसके लिए भी आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दो ऑपरेशन अगेन चल रहे हैं, कौन सी, एक R3 में आप ऐड करें सिर्फ R2 को, और दूसरी कौन सी है, R4 में भी आप सिर्फ ऐड करें R2 को। तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा ये आपका क्या मिलेगा, क्योंकि आपने दूसरी वाली रो में पहली वाली रो में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि उधर आप कुछ कर ही नहीं रहे, और दूसरी रो में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि दूसरी रो हम दूसरों में ऐड कर रहे हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रहे। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 0 है, 0 यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएंगे तो आपके ऑपरेशंस में फिर इन चीज़ों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाली जो है वो इनमें हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो ये 0 आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, सही है। तो फिर यही रो हम जो है इसमें माइनस करेंगे और 0 0, तो जहाँ पे वापस 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 0। अब 1 - 1 8 0 हो जाएगा। अब ये 2 माइनस का इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा आपका, सही है। अब सेम जो सेकंड रो है वो हमने R2 में R4 में भी ऐड करनी है, तो 0 + 0, यहाँ पे भी 0 + 0। अब ये 1 - 1 तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे -2 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये आपका मैट्रिक्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि नाउ दिस इज़ इन एचेलॉन फॉर्म, ये आपका एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया है, सही है जी। अब मज़ीद इस पर रो ऑपरेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये इट इज़ ऑलरेडी इन एचेलॉन फॉर्म। तो इस तरीके से हमारा एचेलॉन फॉर्म मालूम करने का तरीका यही है कि आप जो है वो पहला नॉन ज़ीरो एंट्री देखें फर्स्ट रो में, और उसके नीचे सारे के सारे 0 करें। वो जब सारे के सारे 0 हो जाए तो फिर आप दूसरी रो में आएँ, उसमें पहला नॉन ज़ीरो एंट्री देखें, पिवट देखें, और उसके नीचे सारे 0 करें। और फिर उसके बाद तीसरी रो पे आएँ, वहाँ पे आप जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री देखें और उसके नीचे जो है वो 0 कर दें। करने आपके पास क्या है, सिर्फ रो ऑपरेशंस जो आपके पास हमने बताई, यही यूज़ करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इस एग्जांपल में हमें कहा गया कि इस सिस्टम को सॉल्व करें। ये आपके पास सिस्टम है, पहली इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है और x2 का 1 है और -3, और इस तरीके से हम को सब ये कोएफिशिएंट मिले हुए हैं। इसका अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो a b कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x1 पहली इक्वेशन में 0 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 4 है। अब दूसरा कॉलम जो है वो x2 के लिए उसका कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, और x3 का पहले इक्वेशन में -3 और ये -1 और ये -2। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे -5 7 और यहाँ पे 10। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया इस सिस्टम का। अब हम क्या करेंगे, इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। एचेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जो आपके पास नया सिस्टम मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू दैट एचेलॉन फॉर्म, वो बहुत इजी होगा, उसको बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम आराम से सॉल्यूशंस मालूम कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि रो ऑपरेशन करके आप जो नया सिस्टम बनाएंगे एचेलॉन फॉर्म के हिसाब से, उसके सॉल्यूशंस और इसके सॉल्यूशंस सेम होंगे। ये जो तरीका है सॉल्व करने का सिस्टम, इसको गाउस एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, गाउस एलिमिनेशन मेथड कहें या प्रोसेस कहें। इसमें आपके पास सिंपल एक सीधा सा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते जाएंगे और आपको एचेलॉन फॉर्म मिलेगा और वो आपको आसानी से सॉल्यूशन दे देगा, और वही सॉल्यूशन हमारे ओरिजिनल गिवन वाले जो सिस्टम होगा उसके सॉल्यूशंस होंगे। चलिए इसको अभी एचेलॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हमारी पहली एंट्री जो है वो 0 है। अगर ये सारा कॉलम 0 होता तो इसको छोड़ देते, फिर हम दूसरे वाले को देखते वो एचेलॉन फॉर्म में है कि नहीं है, पर ये सारा कॉलम 0 नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो एंट्री चाहिए। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, R1 को और R2 को इंटरचेंज करें। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो होगा, इसको आप पहली पोजीशन पे रखेंगे 2 3 -1 और 7। अब कांस्टेंट्स भी उसी तरीके से अब उनके एक ही रो में उसको कंसीडर करेंगे। ये लाइन हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इस चीज़ का जो है वो लोकेशन रखी जा सके, भाई ये कांस्टेंट्स हैं और ये वाले कोएफिशिएंट्स हैं। अब जो दूसरी रो बन जाएगी वो हो जाएगी पहली वाली 1 -3 और -5, और तीसरी रो में हमने कोई फ़र्क नहीं करना क्योंकि वो एज इट इज़ उसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वलेंट हो गया है इस ऑपरेशन के बाद। अब दूसरा काम करना क्या है, हमने यहाँ पे आपका नॉन ज़ीरो है तो इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए, ये ऑलरेडी 0 है। इसको 0 करने के लिए आप क्या करें, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस करें। ऑफकोर्स R3 में माइनस करेंगे 2R1, तो आपके पास इस मैट्रिक्स में से, ये इसमें नहीं, इसमें कर रहे हैं हम, जो नया आ रहा है, ये जो नया मैट्रिक्स है उसमें R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें
से माइनस करेंगे। पहले आप वो वाले रख रहे हैं जो जिसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, -1 और ये 7 और 0 1 -3 और -5। अब तीसरी वाली में आपने चेंजेस करनी है, तो क्या करना है, R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 - 6 बाकी बचेगा -1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 0। अब सिर्फ कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट पे भी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 में से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3 नहीं बल्कि -4 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 14 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 - 14 -4 बचेगा। अब आपके 2 के नीचे सारे 0 हो गए। अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, उसमें पिवट पोजीशन में ये है 1, इसके नीचे सारे 0 हैं, यहाँ पे -1 है तो इसमें से माइनस कर दें। मतलब ये ऑपरेशन चले, R3 में R2 सिर्फ ऐड करना है R2, तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ इक्वलेंट टू 2 3 -1 और ये 7 और 0 1 -3 -5। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे तो एज इट इज रखेंगे। अब ये इसमें से ऐड करेंगे, इसमें 0 + 0 तो 0, 1 - 1 तो 0, -3 और इसमें ऐड करेंगे तो ये भी -3 के बराबर। अब -5 इसमें ऐड करेंगे तो ये दिस इज -9। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एचेलॉन फॉर्म में है, इसमें 0 रोज नहीं है और आपके जो भी पिवट पोजीशन है ये जो है वो राइट में है इसके, और ये जो है वो इसके राइट में है। सही है, तो दिस इज इन एचेलॉन फॉर्म। ये अभी आपके पास एचेलॉन फॉर्म में हो गया। एचेलॉन फॉर्म में आने के बाद आप इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो सिस्टम मिलेगा वो कौन सा होगा, वो सिस्टम ये होगा आपका। सही है, इसमें देखें ये मैट्रिक्स है और इसमें से आप देख सकते हैं कि नीचे वाली इक्वेशन में x1 और x2 के 0 हैं, तो यहाँ पे x1 x2 नहीं है, और दूसरी वाली इक्वेशन में आपके पास x1 0 है तो आपके पास यहाँ पे x1 नहीं है, और पहले वाले में सबके कांस्टेंट्स जो हैं तो वो सारे इसमें इन्वॉल्व है। अब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, नई जो सिस्टम आपको मिला है इसके सॉल्यूशंस हमारे वाले ओरिजिनल वाले सॉल्यूशन में से होंगे। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम यहाँ से तो आराम से मालूम कर सकते हैं कि x3 = माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा 3, डिवाइड करेंगे 3 से। अब ये वाला जो है वो इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, x2 - 3, x3 की वैल्यू आपने 3 निकाली = -5, और यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू जो है x2 बराबर हो जाएगा आपका -5, ये -9 उधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा, बाकी बचेगा +4। सही है, अब ये x3 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4। अब ये पहली क्वेश्चन में करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 2x1 + 3x2 आपका 4 के बराबर है, और -3 आपका 3 के बराबर है, = 7। तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलेगी वो बराबर होगी -1 के। तो हमारा सॉल्यूशन वेक्टर क्या हुआ यहाँ पे इस सिस्टम का, ये हो गया आपके पास x का -1, x1 का, और x2 जो है वो 4 है, और x3 आपका 3। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन वेक्टर। ये किस में है, R3 में है। सही है, मतलब ये आपके पास जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन मिला। ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, ये जो एचेलॉन फॉर्म के हमने करस्पॉन्डिंग किया, पर ये इस सिस्टम का और जो हमें मिला हुआ सिस्टम उसका सॉल्यूशन सेम ही होगा। इसीलिए ही हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी ऑपरेशन हमारे पास चालू नहीं है, क्योंकि दूसरी ऑपरेशन करेंगे तो फिर उनके सॉल्यूशन में गड़बड़ हो जाएगी। सही है, काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। ये एग्जांपल देखें, इसमें आपको कह रहे हैं कि भाई ये वेक्टर जो है क्या ये इनकी स्पेन में है, मतलब ये 2 वेक्टर हैं, इनकी स्पेन जो बनेगी क्या ये वेक्टर उसमें है, भाई ये किस स्पेस में है ये वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर्स R3 में है। हमने ये 2 वेक्टर्स उठाए और इनकी स्पेस बनाई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वेक्टर आपका इनके स्पेन में है, क्या हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या हम इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वेक्टर को लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर है, मतलब क्या हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ऐसे हैं रियल नंबर में से, मतलब स्केलर, जो हम अल्फ़ा v के साथ मल्टीप्लाई करें और बीटा w के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें u मिले। सही है, अब ये सिस्टम है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, वो जो पुराना मेथड हम लिखते हैं, पर यहाँ पे हम इनको कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं अल्फ़ा v को हम इस तरीके से लिखें 2 1 1, और w प्लस बीटा w को भी कॉलम वेक्टर के हिसाब से लिखते हैं 1 3 2, और ये बराबर हैं किसके, इस वेक्टर के 1 -7 -4। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ऐसे मालूम हो सकते हैं जो हम उसको मतलब मल्टीप्लाई करें और जवाब में हमें ये वेक्टर मिले। सही है, तो ये देखें, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कॉलम वेक्टर में लिखने का हमें फ़ायदा क्या मिल रहा।
अब देखें इस कॉलम वेक्टर में लिख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल रहा है, मतलब स्पेन का क्वेश्चन है और डायरेक्ट उसमें मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मिलेगा। अब अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस, अब बीटा इस वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर से तो सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा बीटा, ये 3 बीटा और ये 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 - 7 - 4। सही। अब इनको मज़ीद ऐड करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये भी और इसका ऑर्डर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3 बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 - 7 - 4। सही है। और इसमें से आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिले। अब ये क्योंकि आपके पास मैट्रिसेस हैं और तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो हर एंट्री आपस में बराबर होगी, तो इसमें से आपको लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला। कौन सा? 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर है हमारे 1 के, और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा ये बराबर है हमारे -7 के, और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ये बराबर है हमारा -4 के। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए 3 इक्वेशंस हैं। आप अननोन्स जो हैं वो 2 हैं और इक्वेशन 3 है, तो इट इज़ ईजी। अब इस सिस्टम का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? आपके पास अल्फ़ा है और अल्फ़ा का वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स हैं 2 है, 1 है और 1 है, और दूसरा बीटा है उसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 है और 2 है, और आपके पास जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट वेक्टर है वो 1 - 7 - 4 है। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है, इसको भी इस तरीके से ज़ाहिर कर दें। अब इसको एचलॉन फॉर्म में चेंज करें और सॉल्यूशन मालूम करें, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए इस सेगमेंट मैट्रिक्स को हम एचलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो एचलॉन फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे 2 है नॉन ज़ीरो और नीचे आपके पास 1 1 है, इनको 0 0 करना है। सही है। हर नॉन ज़ीरो एंट्री जो पहले होगी उसके नीचे सारे 0 होंगे। अब एक तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको 2 से डिवाइड करें और फिर इसमें से माइनस करें, पर उसमें क्या होगा हमारा यहाँ पे 2 से डिवाइड करने में 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो रेशनल्स आ जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है ना वो एक ऑपरेशन दूसरी करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, हम सिर्फ रेशनल को अवॉइड करने के लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और वो ऑपरेशन कौन से कर रहे हैं? R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आपके पास जो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 1 3 - 7 और 2 1 1 1 2 -4। ये आपके पास मैट्रिक्स मिला। यहाँ पे हम सिर्फ ये ऑपरेशन हम इसलिए किया है कि हम सिर्फ रेशनल्स को अवॉइड करें। अब क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको 2 से 2 की ज़रूरत नहीं है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन चलेंगे? पहले R2 - R1 ऊपर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे R1, और दूसरी है R3 - R1। तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसमें पहले आप सेम रखेंगे -7, और इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बाकी -5 बचा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 14 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। सही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। और दूसरी ऑपरेशन कौन सी है? इसको इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब R3 में से R1। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास -1 बचेगा। सही। और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 3, मतलब ये आपके पास 3 बचेगा। अब दूसरी रो की यहाँ पे सारे 0 हो गए, दूसरी रो की पिवट पोजीशन ये है। अब इसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो नीचे 0 होना चाहिए। तो अब अगर इसको -5 से डिवाइड करते हैं और इसमें ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा ऑफ कोर्स। और यहाँ पे इससे हम -5 इधर भी डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी -5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। तो हमारे रेशनल्स हमारे नहीं आएंगे। तो ये ऑपरेशन चल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? R3 - 1/5 R2। अगर ये ऑपरेशन चलेंगे तो आपके पास पहली वाली सेम इक्वेशन आएगी रो और -7, और दूसरी वाली भी सेम होगी 0 -5 और ये 15। अब ये इसको डिवाइड करेंगे किससे? -5 से। -5 से तो ये +5 हो जाएगा, +1 के बराबर बचेगा, और इसको इसमें से माइनस का 8 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे -1/5 से और इसमें से माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास सही है। आपके पास जो आपके ये मैट्रिक्स मिला ये अभी एचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गया। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो सिस्टम आएगा वो आएगा
देखिए यहाँ पे हमने जो वेरिएबल दिए थे अल्फ़ा बीटा दिए थे, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -7, और दूसरी इक्वेशन में -5 बीटा इज इक्वल टू 15, और तीसरी इक्वेशन सारी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो बीटा इज इक्वल 0, ये भी ट्रू है आपकी, इसमें भी कोई गलती नहीं। और ये ज़ीरो इक्वेशन ज़ीरो रो जो है हमारी आनी थी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ अननोन्स थे वो 2 थे और नंबर ऑफ़ इक्वेशन 3 थी। अब इसी क्वेश्चन को छोड़ दें। अब यहाँ से आपको पता चला कि बीटा जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 के बराबर, और बीटा की जगह पे आप -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि अल्फ़ा प्लस 3 -3 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, 2। मतलब आप अभी देख सकते हैं ये वेक्टर 1 -7 -4 बराबर है किसके, 2 2 1 1 -3 1 3 2। तो इस पेन में कोई वेक्टर है या नहीं है ये भी मालूम कर लेते हैं, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होगा, उनकी कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या होगी, मतलब सिस्टम के इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या सिंगल सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।